हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और हम आपको सिखाने वाले हैं यूनिट 1 जूलॉजी की। तो आइए देखते हैं इसमें से कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो शुरू करते हैं। आनुवंशिकी की परिभाषा दीजिए। चलो देखते हैं आनुवंशिकी किसे कहते हैं। आनुवंशिकी के महत्व, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जेनेटिक्स या आनुवंशिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों की आनुवंशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। उनके अनुप्रयोगों द्वारा जीवों में होने वाले रोगों का निदान, उन किस्म के बीजों संकरण द्वारा मानव विकास के लिए हार्मोन, टीका एवं अन्य उत्पाद के लिए किया जाता है। मानव उत्थान के लिए निरंतर शोध किए जा रहे हैं। महत्व, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसकी इम्पोर्टेंस, आनुवंशिकी का महत्व आने वाली पीढ़ियों के गुणों का एवं बीमारियों का विश्लेषण करने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। आनुवंशिकी के इतिहास पर टिप्पणी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीवा 2024 में आया है और ग्वालियर में भी आ चुका है। पाइथागोरस, हिप्पोक्रेट्स, अरस्तु, एपिकूरस एवं अन्य के योगदान से आनुवंशिकी की खोज की शुरुआत हुई थी। आधुनिक आनुवंशिकी ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा प्रारंभ हुई थी। सन 1866 में मटर के पौधों पर उनके प्रयोगों ने वंशानुक्रम के सिद्धांत को स्थापित किया था। मेंडल की खोज से पहले भी डार्विन तथा बीजमान की जर्मप्लाज्म सिद्धांत दिए थे। ह्यूगो डी ब्रीज ने मेंडल के सिद्धांत की पुनर्खोज करके आनुवंशिकी के नए अध्याय को खोला। विलियम बेटसन, थॉमस हॉन्ट मॉर्गन आनुवंशिकी का अध्ययन आणविक स्तर पर किया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, जो कि क्रोमोसोम पर टिप्पणी लिखो। क्रोमोसोम की संरचना पर टिप्पणी लिखो। क्रोमोसोम का नामांकित चित्र बनाओ। क्रोमोसोम के प्रकारों को टिप्पणी से लिखो। क्रोमोसोम की संरचना एवं मटर संगठन में विस्तार से समझाइए। गुणसूत्र की संरचना एवं कार्य। क्रोमोसोम इंग्लिश में कहते हैं और गुणसूत्र हिंदी में कहते हैं। तो आप इसको देख लेना। क्रोमोसोम क्या होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन रेटिकुलम के ये धागे मतलब क्रोमोसोम छोटे छोटे रूप में स्पष्ट होकर समान संरचना के रूप में अलग हो जाते हैं। मतलब ये कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन रेटिकुलम के छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं और अलग दिखने लगते हैं। गहरा स्टेन लेते हैं। गहरा स्टेन लेने वाली इन्हीं धागों के समान संरचनाओं को क्रोमोसोम कहते हैं। मेटाफेज तथा एनाफेज अवस्था में इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। जंतु एवं पौधों में क्रोमोसोमों की संख्या निश्चित ही होती है। ये आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं।
इसलिए इन्हें वंशानुगत वाहक कहते हैं। नेक्स्ट, क्रोमोसोम में निम्न भाग पाए जाते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम एक द्रव्य पदार्थ से घिरा हुआ होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स बाहर से एक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ होता है जिसे फॉलिकल कहते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम दो समान सर्पिलाकार कुंडलित मैट्रिक्स क्रोमेटिड से मिलकर बना हुआ होता है। क्रोमोसोम ये दोनों क्रोमेटिड बिंदु पर जुड़े हुए होते हैं और बाकी ये डिटेल्स है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बहुत थोड़ा लंबा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रक कोशिका द्रव्य पारंपरिक क्रिया पर टिप्पणी। ये इंदौर 2024 में आ चुका है। कोशिका में उपस्थित कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक के मध्य परस्पर संबंध होता है। कोशिका द्रव्य केंद्रक के बिना तथा केंद्रक कोशिका द्रव्य के बिना कार्य नहीं करती। मतलब कोशिका द्रव्य और केंद्रक एक दूसरे के बिना कार्य नहीं करते हैं। कोशिका द्रव्य के कोशिका द्रव्य के समस्त कार्य तथा वृद्धि के लिए दोनों की उपस्थिति आवश्यक होती है। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के पारस्परिक क्रिया प्रकार प्रभावित होती है। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक की पारस्परिक क्रिया किस प्रकार प्रभावित होती है, उन्हें निम्न उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। पहले एसिटाबुलेरिया एक समुद्री शैवाल है। इसका तना 3 से 5 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर व्यास की छतरी या कैप होती है। इसका केंद्रक आधार भाग में पाया जाता है। इसके आधार भाग को पृथक कर केंद्रक अलग करने से यह शैवाल कुछ समय तक ही जीवित रहता है। यदि एसिटाबुलेरिया क्रेनेलेटा प्रजाति के केंद्रक को यदि एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनिया में प्रतिरोपित करते हैं तो एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनिया की छतरी एसिटाबुलेरिया क्रेनुलेटा के समान विकसित होती है। बस आज तक के लिए यही।